नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से प्रतीत हो रहा है कि किसी भी राजस्व के दर को निश्चित रखना। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के क्षेत्र में हुई थी, परंतु हम इसके बारे में कुछ जाने उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है। उस घटना के पीछे उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, उसकी एक लंबी कहानी होती है। और आज हम पहले इसको देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जो ब्रिटिश साम्राज्य में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाने को विवश करती हैं। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। 23 जून 1757 की है। 23 जून 1757 शायद आपको याद हो। हाँ, एक युद्ध हुआ था, एक भयंकर युद्ध जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड क्लाइव और जबकि दूसरी ओर सिराजुद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध का तो परिणाम निश्चित था, क्योंकि ये युद्ध कहीं न कहीं अंग्रेजों के द्वारा पूर्व प्रायोजित था। युद्ध के परिणाम सभी को पता थे। खैर, हम युद्ध पर नहीं जाते हैं। जब ये युद्ध होता है और युद्ध में जब सिराजुद्दौला की हार होती है और उसके बाद मीर जाफर, उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पूरा जो क्षेत्र है बंगाल का वो दे दिया जाता है। मैं बता दूं आपको कि जब ये दिया जाता है तो उसके बाद एक वहां के राजस्व से राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नई नीति लगाई जाती है, जिसे इजारेदारी व्यवस्था क्या कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था। इसे दूसरे शब्दों में समझें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजस्व को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ठेका पर दे दिया जाता है। ठेका पर मतलब जैसे नीलामी होती है उस तरह से। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था लागू की गई, उस व्यवस्था को लागू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया। और कब लागू किया था? 1762 ईस्वी में। मैं बता दूं कि जो व्यवस्था थी, जो ठेका प्रणाली थी, यह पहले 5 वर्षों की थी। और इस व्यवस्था में राजस्व को इकट्ठा करने के लिए एक पद को सृजित किया गया था और उस पद का नाम था दीवान। हाँ, दीवान का काम होता था कि वो उन क्षेत्रों से राजस्व को इकट्ठा करके वो ब्रिटिश कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देते थे। इस युद्ध के 8 वर्षों के बाद यानी कि 1764 ईस्वी में 22 और 23 अक्टूबर को कह सकते हैं, 1764 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो था वो कहीं न कहीं ये प्लासी के युद्ध के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस युद्ध में एक ओर जहां ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध का नेतृत्व कर रही थी, दूसरी ओर नवाब सेना इस युद्ध को लड़ रही थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यह युद्ध भी ब्रिटिश सरकार जीत जाती है और इसमें जो संयुक्त सेना थी वो इसमें हार जाते हैं। यही हार जो है वास्तविक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अस्थायी तौर पर रहने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। या फिर इसे कहा था कि इस दिन के बाद से आधिकारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन करना आरंभ करती है। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1765 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। यह संधि नवाब और ब्रिटिश सरकार के बीच होती है और इस संधि में कुछ चीजें इसमें पारित होती हैं या सहमति बनाई जाती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण था कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किससे? अंग्रेजों को। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने से अभिप्राय ये था कि इस क्षेत्र पर अंग्रेज जो है क्या करेंगे, वो राजस्व को वसूल करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि राजस्व वसूल करने के लिए कौन से अधिकारी को नियुक्त किया गया था? दीवान को नियुक्त किया गया था। इस व्यवस्था को अगर कहा जाए तो इसे द्वैत शासन प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें 2 तरह की शासन व्यवस्था थी। पद पर नवाब होते थे, परंतु आर्थिक गतिविधियों की जो स्थिति थी या उसको देखने की या उसे कंट्रोल करने की जो अधिकार प्राप्त थे वो ब्रिटिशर्स को थे। तो इसलिए इसे द्वैत शासन प्रणाली भी कहा जाता है। परंतु
1765 और 1772 ईस्वी के दरमियान जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, एक इतिहासकार होते हैं एम पानेकर, उन्होंने इस अवधि को लूट का राज कहा। इसमें भारत के बहुत बड़ी संपत्ति भारत से इंग्लैंड की ओर जाती है, जिसे हम धन निष्कासन से भी जुड़ सकते हैं। तो लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर नियुक्त किए आते हैं। कहाँ के? बंगाल के। और उनके द्वारा क्या किया जाता है कि 1773 ईस्वी में एक आता है एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। उस एक्ट के अंतर्गत इस जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसका क्या किया जाता है? समापन किया जाता है, उसका अंत कर दिया जाता है। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स। समय अगर विश्व इतिहास को तरफ नजर डालें तो आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी। किससे लड़ाई हो रही थी? अंग्रेजों से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत के उपनिवेशों पर पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से किसानों का यहाँ पे शोषण किया गया 1765 से 1772 ईस्वी के बीच में, वो एक बहुत बड़ा असंतोष को जन्म दे रहा था। खैर, इसमें जब द्वैध शासन को समाप्त किया गया तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी उस पर कुछ सुधार करने के बारे में उन्होंने काफी गंभीरता से सोचा। और उसने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि दीवानी के पद को समाप्त किया। दीवान, मैंने आपको बताया था पहले कि दीवान जो राजस्व को वसूल करते थे किसानों से और वो ब्रिटिशर्स को देते थे, वो उस पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि कर संग्रह के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। और इसके साथ साथ दीवानी पद को समाप्त करते हुए राजस्व संग्रहक पद का सृजन किया गया, यानी कि एक नया पद बनाया गया जो टैक्स को वसूल करने वाला था। और वो जो पद था उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते थे? वो अंग्रेज ही उस पर बन सकते थे। यानी उनकी जारीदारी की व्यवस्था थी जो लागू की गई थी प्लास्टिक युद्ध के बाद, उसमें कुछ पुनर्सुधार, या उसे कहा जाता है कि उससे सुधार किया गया। उसमें क्या सुधार किया गया? ये जो व्यवस्था पहले जो चल रही थी वो व्यवस्था उसका कोई पहले 3 वर्षों के लिए थी, अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? उसे अब 5 वर्षों के लिए कर दिया गया। ये कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। उसके बाद जब देखा गया कि नहीं, इस व्यवस्था से बहुत अधिक लाभ नहीं हो रहा है, तो उसने इस व्यवस्था को चेंज किया। और चेंज करके क्या किया? अब ये जो व्यवस्था थी अब सीधे हो गई 1 वर्ष के लिए। ठीक है। और उसमें एक सुधार किया गया कि इसी बीच में क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स क्या किया कि उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया कि अब वो इस पद पर कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की एंट्री होती है, जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। मैं बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके पहले वो अमेरिका में वो नेतृत्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, परंतु वहां पर 1784 ईस्वी के बाद, क्योंकि 1776 में ही अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इसलिए वहां से उन्हें वापस आना पड़ा और उन्हें क्या कर दिया गया? अमेरिका से भारत में बुला लिया गया और वो भारत में इस पद पर आसीन हुए। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी उस पर उन्होंने पुनर्विचार करना शुरू किया कि आखिर वो कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे अधिक से अधिक हम लोगों को। 1789 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विचार जॉन सोर के द्वारा और जेम्स ग्रांट के द्वारा लाया गया और इसे व्यवहारिक रूप से या यथार्थ रूप से लाने का जो प्रयास किया गया वो कब? 1790 ईस्वी में इस व्यवस्था को आरंभ किया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। अब जब ये किया गया तो इसमें 1789 और 90 ईस्वी में जो रेवेन्यू प्राप्त हुए थे बंगाल के क्षेत्र में, उसे आधार मानकर, या उसे हम आधार वर्ष भी कहते हैं, उसे मानकर इन्होंने क्या किया कि जो बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के बारे में ये पूरी तरह से प्लान बनाया। और वो आधार क्या था कि उस वर्ष यानी कि 1789 और 90 ईस्वी के बीच में 26,80,000 रुपए, उसी को आधार मानकर 10 वर्षों के लिए एक नियत या यूं कहे कि फिक्स कर दिया गया इस व्यवस्था को कि हमें इतना रेवेन्यू जो है 10 वर्षों तक मिलना चाहिए, और इसी को कहा गया आधार वर्ष। तो इस प्रकार जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी, जिसे हम अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट आरंभ हुआ। अब हम देखते हैं कि आखिर इस व्यवस्था में क्या क्या चीजें थी, जो प्रणाली थी, इस प्रणाली में क्या क्या चीजों का प्रावधान किया गया था। तो मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब ये आधार वर्ष माना गया था तो 10 वर्षों के लिए जब ये आरंभ किया गया तो इसमें
जब 3 वर्ष तक इसके जो परिणाम है वो अच्छे आने लगे, तो उसके बाद इन्होंने इसे 10 वर्षों के लिए यानी कि 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी तौर पर कॉर्नवालिस के द्वारा लागू कर दिया गया, जिसे कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं अब इसके दूसरे चरण में कि इसके क्या क्या प्रावधान थे, या यूं कहें कि इस प्रणाली में क्या क्या चीजों को अंकित किया गया था। प्रणाली में सबसे पहले राजस्व दर को क्या किया गया, अस्थायी किया गया, यानी कि जो रेट जो है किसका, टैक्स का, उस टैक्स को रेट को नियत किया गया, फिक्स कर दिया गया। दूसरा कि नियत आय प्राप्ति का उद्देश्य, इसका एक और उद्देश्य था कि जो रेवेन्यू आधार वर्ष माना गया था जिसमें 26,80,000 रुपए का इनकम था, वो कम से कम मिले 10 वर्षों तक। इसके लिए इन्होंने उस क्या किया कि नियत आय की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य को वो पूरा करें, ये इसकी प्रणाली की विशेषता थी। तीसरा कि जमींदार के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाएगी। हाँ, मैंने अभी बात किया था कि कर संग्राहक की नियुक्ति की गई थी पहले, लेकिन अब यहाँ इस व्यवस्था में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि अब जो जमीन से जो राजस्व वसूल किया जाएगा वो जमींदारों के किया जाएगा, ना कि दीवान के द्वारा किया जाएगा। तो चूंकि दीवान का पद भी समाप्त किया गया था और एक नए राजस्व संग्राहक को नियुक्त किया गया था, परंतु यहाँ पर अब जमींदारों को दे दिया गया क्या चीज के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए। और इसमें टैक्स कितना लगेगा, राजस्व जो था 10/11वां भाग ब्रिटिश सरकार रखेगी और 1/11वां भाग जमींदार रखेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि 11 रुपए टैक्स मिला किसी क्षेत्र से, तो जो 11 रुपए टैक्स मिला कुल टैक्स, उसमें से 10 रुपए कौन रखेंगे, अंग्रेज रखेंगे, ठीक है, और 1 रुपए कौन रखेगा, जमींदार रखेगा, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया 10/11 भाग और अंग्रेजों के लिए और 1/11 भाग जमींदार के लिए। तो ये टैक्स प्रणाली की व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं कि इसका जो जमीन होगा उसका मालिकाना या स्वामित्व किसे दे दिया, जमींदारों को दे दिया। अब यहाँ जमींदारों को क्यों दिया गया, जमींदारों को इसलिए दिया गया क्योंकि अगर कोई भी किसान अगर टैक्स नहीं देता है तो उस भूमि को किसी दूसरे कृषक को दे दें और उन्हें रेवेन्यू प्राप्त हो सके। सरकार को इससे बहुत अधिक मतलब नहीं था कि वो टैक्स कौन दे रहा है, बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। इसलिए जमीन का जो मालिकाना हक जमींदारों को सौंप दिया गया। इसके बाद एक इसमें नियम था जिसमें कहा गया सूर्यास्त का नियम या सनसेट लॉ। यह जो नियम था वो बनाया गया था 1794 ईस्वी में। मैं बता दूं कि इस नियम के अंतर्गत ये रखा गया था कि अगर कोई कृषक या अगर कोई जमींदार एक निश्चित तिथि को अगर वो टैक्स नहीं दे पाता है तो उसके क्षेत्र को छीन लिया जाएगा, यानी कि उसके क्षेत्र को कंपनी अपने पास रख लेगी और वो किसी अन्य व्यक्ति को वो क्षेत्र नीलाम कर देगी। अगर कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस कंडीशंस में वो कंपनी क्या करेगी, उसकी देखरेख करेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं, वो जमींदार दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण था। सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूर्यास्त का नियम किस चीज के लिए था या कौन सी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में इस नियम को लागू किया गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण था कि जमींदारी का जो पद था, जमींदारी जो थी उसे अनुवांशिक कर दिया गया था। अनुवांशिक करने का मतलब यानी कि इस तरह से जो वंशानुगत जो है वो चलता रहेगा। और इसमें एक और चीज था कि निश्चित राशि के अतिरिक्त कंपनी के द्वारा कोई अन्य कर नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स फिक्स कर दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त में, उसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लेने का प्रावधान रखा गया था कि अब उसके अलावा किसानों से कोई भी टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। एक अच्छी बात थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जमींदार और किसान, अगर जमींदार और किसान के बीच में कोई विवाद होता है तो उस पर ब्रिटिश सरकार चुप रहेगी, उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। वो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, वो उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था, ठीक है। अब ये है कि ये जो रेवेन्यू था वो पूरे भारत में कहाँ लागू हुआ था, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ब्रिटिश जो उपनिवेश था उसके 19% भाग में इसे लागू किया गया था। और किन क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी जिसे हम अवध का क्षेत्र भी कह सकते हैं, और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था किसे, इस व्यवस्था को। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रणाली जो थी, इस प्रणाली में इन प्रावधानों, इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आता है प्रश्न, अक्सर आता है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, इसके गुण और दोषों को लिखिए।
तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार देखते हैं कि इसके क्या दोष थे। तो इसके जो पहला जो गुण था कि सरकार को निश्चित आय, सही बात है, सरकार को इससे निश्चित आय की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि वो आधार वर्ष मान करके टैक्स को फिक्स कर दिया गया था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक निश्चित ये इंश्योरेंस था कि मुझे इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अगर हम देखें, ये बार बार जो बंदोबस्ती जो थी व्यवस्था उससे मुक्त हो गई। हमने पहले देखा था कि जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से लेकर के 1772 ईस्वी के बीच में कई बार इस व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे इजारेदारी प्रथा थी, उसमें क्या था कि पहले 5 वर्षों के लिए था, फिर 3 वर्षों के लिए हुआ, फिर बाद में 1 वर्ष के लिए किया गया। उसके लिए पहले दीवान की नियुक्ति की गई थी, फिर बाद में एक कर संग्राहक की नियुक्ति की गई, फिर इसके बाद जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये जो बार बार क्रम का बदलाव हो रहा था, इससे ब्रिटिश सरकार कम से कम फ्री हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या गुण था कि जमींदार स्वामी भक्त बन गए। बिल्कुल सही बात है, जमींदार जो है अंग्रेजों के बिल्कुल भक्त बन गए। अब अगर 1857 का विद्रोह देखेंगे तो आपको पता होगा कि जब ये जो 1857 का विद्रोह था, जिसमें किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, पर जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, या अंग्रेजों की ओर से या अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज ही हैं जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, या जिससे हम काफी समृद्ध हो रहे हैं, इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए कि अंग्रेजों के एजेंट के रूप में जमींदार काम करने लगे थे। और इसमें एक चीज जो था देखने को मिला कि कृषि सुधार के भी प्रयास किए गए। कृषि सुधार के प्रयास इसलिए किए गए, या हम इसे यूं समझ सकते हैं कि जो डिमांड थी वो तो ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, परंतु जो भारतीय जमींदार थे वो क्या करते कि अधिक से अधिक हमें आय प्राप्त हो, उसके लिए वो नए कृषि क्षेत्रों को तलाशना उन्होंने शुरू किया, या कृषि में और कैसे इनकम अधिक हो या अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, उसके लिए उन्होंने कुछ जैसे नहर के बारे में सोचा, और कृषि कैसे उन्नत हो उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य तो रेवेन्यू कमाना था, परंतु उन्होंने कृषि सुधार के बारे में भी सोचना आरंभ किया, जो एक अच्छी बात थी। इसमें और क्या था कि जमींदारों को अत्यधिक लाभ हो रहा था। अब लाभ कैसे हो रहा था, क्योंकि जो वो टैक्स दे रहे थे 10/11वां भाग, उसके अलावा वो तो फिक्स था कि अंग्रेजों को देना है, पर वो किसानों से उससे अधिक वसूल कर रहे थे टैक्स के रूप में। तो उससे कहीं ना कहीं उनमें समृद्धि, आर्थिक समृद्धि बढ़ती जा रही थी, और वो धीरे धीरे एक संपन्न वर्ग के रूप में हो रहे हैं। तो देखा, आइए हम इसको दोष को देखते हैं कि क्या क्या इसमें दोष थे। तो इसके पहला जो दोष था कि भूमि कर की राशि अत्यधिक वसूल करना। अभी मैंने बात किया इसके बारे में कि जो भूमि कर था, जो टैक्स था, राजस्व जो थी, वो टैक्स जो है मैंने बताया था कि 1/11वां भाग लेना था, तो वो क्या कर रहे थे कि वो उससे अधिक ले रहे थे। अधिक कैसे ले रहे थे, समझते इसको एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए आप कि वो टैक्स जो है 11 रुपए हम लोग बात किए थे, पर वो क्या कर रहे थे, 11 रुपए की जगह वो ले रहे थे 20 रुपए। सपोज कीजिए कि वो 20 रुपए ले रहे थे। अब 20 रुपए में से वो क्या किए कि 11 रुपए दे दिए, तो 9 रुपए तो बच गया ना, तो ये 9 रुपए उनके पास होता था, यानी कि वो आवश्यकता से अधिक टैक्स ले रहे थे, और वो किसान जो थे वो उनका शोषण अधिक से अधिक हो रहा था। मतलब इसमें किसानों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो रही थी। दूसरा, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पटनी व्यवस्था कहते हैं। पटनी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार जो थे वो उनका क्षेत्र बड़ा होता था, तो वो उस क्षेत्र को किसी दूसरे को दे देते थे। फिर वो, जैसे इसको दूसरी भाषा समझें कि ये जो व्यवस्था थी, जमींदार जो थे, जमींदार के नीचे उप जमींदार होने लगे। अब वो बड़ा एक जमींदार था, वो क्या करता है, कुछ क्षेत्र दे देता है किसी अन्य को, फिर किसी दूसरे को। इस तरह से जमींदार के नीचे उप जमींदार के नीचे, और इस तरह से एक श्रृंखला सी बन गई थी। इस व्यवस्था को कहा गया पटनी व्यवस्था। और ये जो, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा था, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसानों को, क्योंकि किसान जैसे जैसे उप जमींदारों की संख्या बढ़ रही थी, या जो श्रृंखला आ रही थी, उसमें टैक्स की जो स्थिति थी वो काफी बढ़ने लगी थी, यानी कि जो किसान थे उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ रहा था। समस्या थी। दूसरा कि किसान और जमींदार जो थे उनमें अक्सर विवाद होने लगा था। विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार तो टैक्स तो ले रही थी फिक्स अमाउंट, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि बहुत अधिक शोषण कर रहे थे, और जहाँ शोषण होगा वहां संघर्ष होना लाजमी है। तो वहां पर ये संघर्ष जो हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, उस विवाद में, चूंकि पहले ही मैंने बताया है कि ब्रिटिश सरकार कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, जिससे किसानों में असंतोष की स्थिति
उत्पन्न हो रही थी। कई ऐसे जो विद्रोह हैं, कृषक विद्रोह हैं, जिसके केंद्र बिंदु में जमींदार और ब्रिटिशर्स थे। उसके अलावा जमींदार विलासी और शोषक हो गए। मैंने बात किया कि जब वो समकक्ष टैक्स लेने लगे, जहां पर उनको 11 रुपए टैक्स लेना है वहां पे वो 20 रुपए लेने लगे, तो स्वाभाविक है कि उनके पास जो है धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे और वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो उनको जो है आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि उसके अंदर एक तरह का अभिमान आ जाता है, जिससे हम घमंड भी कर सकते हैं। और जब घमंड आदमी के अंदर आ जाता है तो बाकी चीजें जो है वो कभी नहीं दिखाई देती हैं। तो ये चीजें जो थी जमींदारों के अंदर काफी मात्रा में बढ़ रही थी, जिससे वो एक काफी बड़े शोषक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, जो बहुत ही दुखदायी था। आगे देखते हैं कि कृषि सुधारों की अनदेखी। अब जो है पहले अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए वो कुछ कृषि में सुधार कर रहे थे। जब उनके पास पैसे आने लगे पर्याप्त मात्रा में तो उन्होंने कृषि सुधारों के बारे में भी सोचना छोड़ दिया, जिससे कि किसानों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लगा। और जब दबाव बढ़ा तो उसमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे किसानों की स्थिति भी दयनीय हो गई। और ब्रिटिश सरकार जो थे स्टार्टिंग में या शुरू के वर्षों में मैंने बताया था कि वो काफी अच्छा उनको इनकम हो रहा था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पटनी व्यवस्था मार्केट में आई या जब व्यवस्था का विस्तार होने लगा तो कृषि से जो आय प्राप्त हो रही थी ब्रिटिश सरकार को वो कहीं ना कहीं अब कम होने लगी, क्योंकि यह फिक्स था कि मिल रहा था, परंतु उसके बाद भी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए अब ब्रिटिश सरकार को या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो सोचने पर मजबूर होने लगी कि अब हम कौन सी ऐसी व्यवस्था को लागू करें कि जिससे सरकार को एक निश्चित आय प्राप्त हो या एक अच्छी इनकम प्राप्त हो, क्योंकि जो ये जमींदार थे वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक समृद्ध हो रहे थे और समृद्ध होने के साथ उनके अंदर जो है एक अलग तरह का अभिमान आ रहा था, जैसे मैंने जिक्र किया आपने। तो इससे जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों जमींदारों का भी विकल्प ढूंढना आरंभ की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके वो कैसे लागू हुआ और इसमें कॉर्नवालिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज थी कि इस व्यवस्था के जो गुण थे वो किस तरह से ये गुण ही धीरे धीरे दोष में परिवर्तित होने लगे और इस व्यवस्था के कारण कुछ नई व्यवस्था आई जिसे हम रैतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं या महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो अन्य व्यवस्था है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप इसे लाइक और शेयर करें और हाँ कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुत ही बहुमूल्य है।